दोनों के इस कदम की वजह से क्या रूस के खिलाफ दुनिया की एकजुट और रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां हैं? आइए इसको समझते हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के सबसे बड़े समर्थक जिनपिंग। मार्च 2023 में युद्ध के बीच रूस पहुंचे जिनपिंग। अक्टूबर 2023 में पुतिन के बीजिंग दौरे की चर्चा। दोस्त जिनपिंग से जल्द मिलूंगा, पुतिन ने यह भी कह दिया है। अब लेट्स नॉट फॉरगेट, मैं सीधे आऊंगा यहां पर। सबसे पहले सर, जिनपिंग से मुलाकात, लेकिन किम जोंग उन से भी मुलाकात। अब मेरा सवाल पुतिन नहीं है, मेरा सवाल है जो ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन है, क्या उस डिवीजन में G20 भारत के तौर पर एक ब्रिज के तौर पर आएगा? ग्रेट क्वेश्चन। एक ब्रिज आएगा या एक अलग सा पोल की तरह से आएगा? ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका एक तरफ दुनिया को खींच रहा है, चाइना दुनिया को एक तरफ खींच रहा है। ये जो चल रहा है, अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है, वो हटना नहीं चाहता। चाइना 2 है, बोलता मैं 1 बनूंगा, रोक सको तो रोक लो, फंडामेंटली है। बट इन दोनों कैंप्स के अलावा बहुत सारी दुनिया हम भी हैं, हम एक इमर्जिंग बहुत बड़ी पावर ऑल्सो हैं। और ये दुनिया एक मैट्रिक्स बन रही है, जो वर्ड होता है ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2020 के बाद कोविड, रशिया, यूक्रेन और चाइना, ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। हर छोटे बड़े की बहुत अहमियत होगी। सोलोमन आइलैंड, अमेरिका भी उसे वू कर रहा है, चाइना भी, हम भी, पापुआ न्यू गिनी। अभी हम अफ्रीका यूनियन की बात कर रहे थे, वो तो इतना बड़ा है। तो ये मैट्रिक्स बन रहा है इस समय दुनिया में, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं और ये डिवाइड बढ़ता जाएगा। बट यस, G20 के ही देश अलग अलग कैंप्स में भी हैं काफ़ी। G20 क्या ब्रिज करेंगे? G20 के देश कनाडा है, यूके तो कंप्लीटली एंटी रशिया है। ओके, लेकिन आपने जो बात की है अर्जेंटीना की, अगर बात करें सर, बड़ा क्लियर है अर्जेंटीना का भी स्टैंड भारत वाला है इस G20 में। अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ नॉर्थ अफ्रीका है, एक तरफ साउथ अफ्रीका है। एक तरफ वो अफ्रीका जो पूरा जल रहा है और दूसरी तरफ वो अफ्रीका है जो स्ट्राइव कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। क्या रोल होगा G20 का? देखिए, सबसे पहली बात तो जब से शुरू हुआ 99 से लेकर अभी तक हम देखें, पहली बार ऐसा एहसास हुआ दुनिया को कि सर्विस लेन को भारत ने हाईवे बना दिया। जो चर्चाएं बात है, जो चर्चाएं नहीं होती थी, जो नैरेटिव्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के थे, उनको बदलने की बुनियादी तौर पर। ये माइक हटाना पड़ेगा पहले तो। आई विल गिव यू एन अप्लॉज। व्हाट अ लाइन, सर्विस लेन को हाईवे बना दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, गो अहेड सर। तो जो बात भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी। ये तीनों मुद्दे साउथ वर्ल्ड के समान तौर पर, जो भारत में जो समस्याएं हैं वही समस्याएं उन तमाम दुनिया की समस्या है। तो पश्चिमी दुनिया, पूर्वी दुनिया, नॉर्थ या साउथ का डिवाइड, जो अकादमिक या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसको पाटने की कोशिश इस G20 के द्वारा की जाएगी। और इसमें समानांतर रेखा पर भारत के साथ वो तमाम देश खड़े होंगे, क्योंकि इसके पहले अर्जेंटीना में भी 2018 में G20 का सम्मेलन हुआ, फिर भारत से ब्राजील जाएगा। लेकिन किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि नेतृत्व को ये ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करे। वो भारत ही कर सकता है, ये दुनिया को एहसास। ग्लोबल साउथ में भारत की जो पोजीशन है, ये उसकी शोकेसिंग है। समीर। बिल्कुल, और भारत के इस मादे का एहसास आज की तारीख में पूरी दुनिया को हो रहा है। एक अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। G20 में पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई है। सफल G20 सम्मेलन के लिए हम भारत के साथ हैं, यह कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। मेजबानी के लिए भारत का सहयोग, इस बात का जिक्र व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया है G20 समिट से पहले। हमारे साथ इस वक्त G20 मंडपम मौजूद है TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। अमेरिका का यह रुख क्या बता रहा है सर? वो ये दिखाना चाहते हैं कि रूस और चीन के अलावा वो उनकी अनुपस्थिति में वो G20 को सफल होने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। हाँ। और भारत के साथ सहयोग और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो 2 राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति है जी, उसको फायदा उठाया जा सके और उससे नुकसान होने से बचा जा सके। बिल्कुल। एक सवाल और जहन में आता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक और बात कही गई है, संकेत ये दिए गए हैं कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन होगा G20 समिट के बाद, उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं ये दोनों मुल्क, रूस और चीन। ऐसा लगता है आपको क्या? बिल्कुल
सटीक बात कही आपने। देखिए, बात चीन शी जिनपिंग का नहीं आना दो बातें साफ करता है। या तो रूल बेस्ड सिस्टम से चीन भग रहा है, हाँ। या परवाह नहीं कर रहा है। ये भी बात हो सकती है कि चीन परवाह नहीं कर रहा है। अच्छा। जिस तरीके के मैप जारी कर रहा है, स्टैंडर्ड मैप अभी बनाया, हाँ। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री ने क्रिटिसाइज किया, जापान ने क्रिटिसाइज किया, भारत ने क्रिटिसाइज किया, परवाह नहीं कर रहा या रूल से भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बात मान के चलिए कि चीन जो है एक अवसरवादी है, वो रूस के साथ भी नहीं है। रूस के साथ 1971 आप देखिए 70-71 में अमेरिका के साथ चला गया, 79 में अमेरिका के साथ चला गया, कहाँ रूस के साथ खड़ा था, जो कि 1950 अमीर, से मैं 70 आपके तक- पाले में थोड़ा सा स्टेप इन करने जा रहा हूं। आई कांट रेजिस्ट वन क्वेश्चन। सर, ये मुझे बताइए, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में क्या भारत मीडिएटर बनेगा? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ग्लोबल साउथ के बारे में बता दूं, ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ग्लोबल साउथ में आता है, लेकिन इसके बावजूद वो नॉर्थ का मेंबर है। इंडिया और चाइना दोनों जो हेमिस्फीयर देखेंगे ज्योग्राफिकली तो ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, इक्वेटर के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं। तो ग्लोबल साउथ का जो ओरिजिन है, उसमें इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से देखें, इसको 1970s में टर्म हुए थे, लेकिन जब से डिक्लाइन हुआ सोवियत यूनियन का, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद से जो थर्ड वर्ल्ड टर्म, डेवलपिंग टर्म, इसको नहीं लाइक करने लगे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज के टाइम पे ग्लोबल साउथ का यह मतलब नहीं है कि ये नॉर्थ से कोई कम है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखें या इनका इन्फ्लुएंस देखें, भारत का रोल सर, क्विकली। भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल साउथ का जो इंटायर कंसेप्ट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर अभी तक, उसमें भारत ने बहुत ही ज्यादा ओके, कंट्रीब्यूट किया। अमिताभ सर, वेरी क्विकली, फ्रांस ने कहा जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं करेंगे, अमेरिका ये कहता है वी वांट टू सी इंडिया डूइंग समथिंग ऑन रशिया, क्या करेगा भारत? देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चैलेंज है, और हमारे दो इंटेलिजेंट जीनियस जो हैं, अमिताभ कांत और विदेश मंत्री जयशंकर, ये कुछ ना कुछ डोंट प्रमोट योर नेम, डोंट प्रमोट योर नेम। दो और उसमें जो बॉटम लाइन जो भारत को रखना चाहिए, एक तो कि जो खाद्यान्नों का सप्लाई रुक गया है, उसको सप्लाई को बहाल करने के लिए एक मेजर अपनाना होगा। दूसरा, यूक्रेन और रूस को युद्ध को रोकने के लिए हमने वार्ताओं पर स्ट्रेस करना है। ये नहीं कहना है कि जो इनको सपोर्ट करेगा या जो बात, लेकिन एक सवाल मेरा है यहां पर, योगेश सर, अगर हम बात करें इकोनॉमिक फ्रंट पर, क्या भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, क्योंकि हम आसियान से आ रहे हैं, आसियान में बहुत बड़ा इंपेटस हो गया है इन टर्म्स ऑफ एन ऑल्टरनेट टू चाइना, क्या ग्लोबल सप्लाई चेन्स को लेकर बातचीत होगी यहां पर बहुत हेवी ड्यूटी वे में? हाँ बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन का मुद्दा तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस करे, और हम चाहते हैं कि भारत जो है एक वेन्यू बन जाए जहाँ पर एक बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकें, और मैन्युफैक्चरिंग अपने लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए। और मैं आपसे एक लिबर्टी ले रहा हूं एक सवाल पूछने की। एक तरफ है ऑप्टिक्स और दूसरी तरफ है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी में क्या भारत तैयार है? देखिए, काफ़ी कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब एप्पल देखिए, एप्पल ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। काफ़ी कुछ कहने में आ रहा है कि भाई 25% जो है, जो प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन है, वो 2-3 साल में भारत के अंदर एप्पल का होने वाला है। इसी तरह से और कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भारत में आ रही हैं। तो प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी हो रही है। ओके, ओके।